सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग रेगुलर एक क्लास लेकर आ रहे हैं। तो वैसे ही आज की जो क्लास होगी वो चैप्टर 5 और राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग अपने जो टॉपिक है, टॉपिक को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी हम क्लासेस जो लेते हैं उसके जो जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ जो है हम इस पे अपलोड, टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो एज अ सॉफ्ट कॉपी और एज अ आप जो है हार्ड कॉपी के रूप में भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की आपको क्लास अच्छी लगेगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो राजा और जो प्राचीन गणराज्य थे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज की डेट में किस तरीके से वोटिंग करते हैं। पता है ना आप लोगों को किस तरीके से हम लोग वोटिंग करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग जाते हैं, बाकायदा बूथ बना हुआ होता है अपने इलाके के आसपास, और हम लोग जाते हैं, वहां पे जाके हम लोग वोटिंग करते हैं, है ना। तो उस दिन जो है हम लोग काफी खुश भी रहते हैं क्योंकि हम लोगों के पास राइट्स है, ये अथॉरिटी हम लोगों के पास कि हम अपने शासक हम लोग खुद चुने। पर क्या पुराने समय में जो अगर हम 3000 साल पहले की बात करें तो क्या उस समय भी ऐसे इस तरीके की सिचुएशन होती थी? क्या ऐसी सिचुएशन थी कि राजा जो राज्य के जो नागरिक थे वो राजा अपने खुद चुने? तो ऐसा नहीं था सिस्टम। वहां का सिस्टम क्या था, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ लोग शासक कैसे बने, जो है कुछ लोग शासक कैसे कैसे बन जाते थे। ठीक है, तो आज के समय में हम क्या करते हैं कि भाई शासकों का चुनाव हम मतदान के जरिए करते हैं, है ना, करते हैं। परंतु 3000 साल पहले जो था वो आप देखोगे कि जो वहां का जो आयोजन होता था वो एक यज्ञ के रूप में आयोजन होता था। और आयोजित करने वाले कौन होते थे? राजा होते थे। ठीक है, वो बड़े बड़े एक प्रतिष्ठित जो यज्ञ करवाते थे और उसके माध्यम से जो है वो राजा बनते थे। तो कैसे बनते थे? एक होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध एक यज्ञ होता था। इसमें क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था। इसमें क्या होता था? जो राजा होता था वो राजा एक घोड़े को छुड़वाता था। ठीक है, एक राजा जो है विचरण, स्वतंत्र विचरण के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता था। दूसरे राजा को अगर दूसरे किसी राजा ने उसको अगर रोका, अगर किसी दूसरे राजा ने उसको अगर रोका तो आप देखोगे कि जो यज्ञ करवाने वाला राजा है उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, और मतलब ये कि कहने का मतलब है जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो राजा था उसे काफी शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, और अगर कोई चाहे उसको रोकना तो उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। तो कहने का मतलब है कि अगर राजा ने उसको दूसरे अगर किसी राजा ने उसको जाने दिया या छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होता था कि जो पुराना जो राजा है ना, जो पुराना जो राजा जो प्रतिष्ठित यज्ञ करा रहा है वो काफी शक्तिशाली है। तो वो राजा उसके लिए जो दूसरे राजा होते थे उसके लिए जो था वो क्या कहते हैं कि अपना वो लाते, उपहार लाते थे, और वो उपहार जो लाकर उनको देते थे। ठीक है, जो ये प्रतिष्ठित जो यज्ञ होता था वो खास पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, पुरोहितों को उपहार दिया जाता था। जो पुरोहित यज्ञ को कराते थे, अश्वमेध यज्ञ को कराते थे, उन पुरोहितों को उपहार दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है राजा को एक विशेष राज सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता था, या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर उसको बिठाया जाता था। कहने का मतलब है कि राजा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, और आप देखोगे कि जैसे अगर राजा तो जो था एक विशेष उसका स्थान होता था। ठीक है, और जो यज्ञ को जो करने वाला होता था विशेष जो अतिथि के रूप में उसी को बिठाया जाता था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो राजा का सारथी होता था वह उसका सहचर होता था। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर जो है आप देखोगे कि वो राजा के जो विजय होते थे ना, उनके विजयों का गुणगान करता था।
ठीक है। राज्य के राज्य के जो अन्य जो कह सकते हैं आप जो कर्मचारी थे या जो अन्य जो लोग होते थे, या हम बात करते हैं कि राजा के जो सगे संबंधी होते, जैसे उसका पुत्र हो गया, उसकी रानियां हो गई। तो ये जो रानियां जो होती थी वो अनुष्ठान में ना छोटे मोटे इनको अनुष्ठान करने पड़ते थे, ठीक है। और आप देखोगे कि जो वैश्य और जो विष नामक जो सामान्य लोग होते थे वो भी राजा के लिए उपहार लाते थे। अच्छा, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, जिन्हें पुरोहित जो शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। उन्हें अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरे राजा थे वो राजा भी इसमें शामिल होते थे और वो शक्तिशाली राजा के लिए उपहार भी लेकर आते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो उस समय जो है खास तौर से 4 वर्ण व्यवस्थाओं का वर्ण हमें मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? तो ब्राह्मणों का काम ये था अध्ययन या पठन पाठन का काम करवाना, पूजा पाठ करवाना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन करवाना होता था, ठीक है। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था, ठीक है। ब्राह्मणों को जो है इसके लिए उनका उपहार मिलता था। अच्छा, क्षत्रियों का क्या काम होता था? क्षत्रियों का काम होता था युद्ध में भाग लेना और वहां के लोगों की जो राज्य था उस राज्य के लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का क्या काम था? तो वैश्यों का काम था खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। और जो शूद्र था, तो शूद्र का क्या काम था? शूद्र का काम था अन्य जो 3 लोग थे ना, अन्य जो 3 आप कह सकते हो आप कह सकते हो जो 3 वर्ग थे, उन जो है वर्गों का सेवा करनी होती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनपदों के बारे में। महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे, अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा जो है माने जाने लगे। आप कह सकते हो जो जनपद का मतलब होता है कि जन के बसने की जगह, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद भी हुए, ठीक है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों इन जनपदों को ढूंढने के लिए कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास जो है हस्तिनापुर है, ठीक है, उसकी खुदाई की गई, ठीक है। एटा के पास अतरंजी खेड़ा वहां पे खुदाई की गई। इसमें जो प्रमुख खुदाई से पता चलता है कि लोग जो झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है, लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी व अन्य जानवरों को पालते थे। यहाँ पे जो है गेहूं, चावल, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों आदि को उगाया जाता था। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। इसमें इन बर्तनों में कुछ आप कह सकते हो कि धूसर व कुछ लाल रंग के बने हुए होते थे, ठीक है। अब जनपद से हम आगे बढ़ते हैं महाजनपद की ओर। कुछ जनपद जो थे वो काफी महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। और वो कौन कौन से जनपद थे? कुछ जनपद जो है 2500 साल पहले अधिक महत्वपूर्ण हुए क्योंकि वे महाजनपद कहे जाने लगे। जो महत्वपूर्ण हो गए काफी ना, उन्हें हम महाजनपद के रूप में जानने लगे, ठीक है। अधिकतर जो महाजनपद की एक राजधानी होती थी, उस राजधानी को अच्छे से किलेबंदी की जाती थी। लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है। क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि उनको जो बड़े राज्य होते थे ना, उनको क्या होता था कि उनको आक्रमण का खतरा होता था कि जो दूसरे राज्य के लोग उन पर आक्रमण ना कर दें, ठीक है। तो इसके लिए उनको खतरा होता था, तो इसलिए क्या करते थे ये लोग कि अपने सुरक्षा के लिए या आक्रमण के डर से जो है ऊंची ऊंची दीवारों को बनवाते थे। बाद में राजा जो थे वो सेना भी रखने लगे। बाद में जो राजा थे ना वो सेना भी रखने लगे। सिपाहियों को इनमें क्या था, सिपाहियों को जो है नियमित जो है वेतन दिया जाता था, ठीक है। सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाता था। और आप कह सकते हो जो आहत सिक्के होते हैं ना, आहत सिक्के के रूप में इनको वेतन दिया जाता था। कुछ के पास अपने घोड़े होते थे, कुछ जो सैनिक थे उनके पास अपने घोड़े होते थे। उनको घोड़ों के लिए भी अलग से वेतन जो है दिया जाता, घोड़ों के लिए अलग से उनको खर्चा जो है दिया जाता था राजा के द्वारा, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि भाई इतनी बड़ी जो सेना है,
इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, इतने सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से राजा जो था वो अपना खर्चा किस तरीके से निकालता था। केवल उपहारों से तो खर्चा उसका चलेगा नहीं, ठीक है। जो बाकी लोग जो लेकर आए उपहार, और इतनी बड़ी सेना अगर वो रख रहा है तो उसके लिए भाई सिर्फ जो है आप कहोगे कि उसको खाली उपहारों से तो चलेगा नहीं ना काम। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, कर की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की थी? कर, यानी आज की डेट में अगर हम कहें तो टैक्स, ठीक है। इन्होंने कर की व्यवस्था की। महाजनपदों के जो राजा थे ना वो किले बनवाते थे, ठीक है, और सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अलावा आप देखोगे कि कर्मचारियों को आवश्यकता व जरूरतों को पूरा करने के लिए, कर्मचारियों की आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है कर लगाए, ठीक है। उन्होंने कैसे कैसे कर लगाए जी? उन्होंने जो है फसलों पे कर लगाए, ठीक है, कारीगरों पर कर लगाए, ठीक है, पशुपालकों पर कर लगाए, व्यापारियों पर कर लगाए, आखेटकों और जो संग्राहक जो होते थे, जो जंगलों से जो चीजों को प्राप्त करते थे, उन आखेटक संग्राहकों को ना वो जो चीजें थी वो राजा को देनी पड़ती थी, जो वो लोग जंगल से लेकर आते थे, ठीक है। इस समय कृषि में परिवर्तन हुआ। आप नोटिस करते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन। इस समय खास तौर से आप ध्यान रखिए कि कृषि में परिवर्तन हुए और किस किस तरीके के परिवर्तन हुए। हम दो तरीके के परिवर्तनों की बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, खेती होती थी तो पहले लकड़ी के हल होते थे, लकड़ी के हल होते थे। तो लकड़ी के हल की परेशानी क्या थी? लकड़ी के हल की परेशानी ये थी कि जो लकड़ी के हल होते थे उनसे जो जुताई जो था ठीक तरीके से जुताई हो नहीं पाती थी। अगर कोई कड़ी मिट्टी आ गई या कोई टाइट मिट्टी अगर मिल गई लकड़ी के हल को तो वो क्या था कि उसकी जुताई नहीं हो पाती थी, ठीक है। हल टूटने का डर होता था या बैल जो है उसको खींच नहीं पाते थे, इस तरीके से दिक्कतें होती थी। लेकिन इस समय लोहे के हल आए, ठीक है। लकड़ी से जो है ये लोहे के फाल बनाए गए, इनके लोहे के जो है फाल बनाए गए, ठीक है। एक ये पहला परिवर्तन ये हुआ कि लोहे के फाल बने, यानी लोहे के हल बनाए गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि जो धान की जो बुआई की जाती थी वो पहले बीज डाल के बुआई कर दी जाती थी, पहले बीज फेंक के तब उसकी बुआई की जाती थी। इस समय जो है ना पौधे का रोपण शुरू हुआ। दूसरा क्या खास बात थी? पौधों का रोपण, पौधों का रोपण शुरू हुआ। पौधों का रोपण से मतलब है कि आप देखोगे अगर जो लोग गांव के होंगे, जो गांव से जुड़े होंगे, मुझे लगता है अधिकतर लोग गांव से तो जुड़े ही हैं, ठीक है। तो रोपण का मतलब होता है कि पौधों को एक जगह से उखाड़ा जाता है, ठीक है, और उसको गुच्छे में ना, उसको क्या होता है कि गुच्छे में चार छह या पांच जो पौधे जो उसके होते हैं एक साथ उसको लगाया जाता है, ठीक है। दूसरी जगह से उखाड़ के पहले बीज को छिड़का जाता है। जब बीज 21 दिन 25 दिन या आप देखोगे 1 महीने तक के हो जाते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनके बीज, जो धान के जो पौध होते हैं थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह उसका रोपण किया जाता है। तो उसमें 4-6 पौधे जो है एक जगह पर रोपण कर दिया, उससे जो जीवित रहने की इसकी जो चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पौधे के, ठीक है। और अच्छी इनको फसल भी मिलती है क्योंकि जो उसका रोपण जो होता है ना, रोपण में अच्छे किस्म के आप कहोगे कि अच्छी किस्म के जो है उनको उनकी जो फसल अच्छी किस्म की तैयार होती है, ठीक है। ये दो खास तरीके के जो है, ये जो दो है जो खास तरीके के आप देखोगे कि दो परिवर्तन हुए मेनली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम दो राज्यों के बारे में बात करेंगे उस समय के, ठीक है। एक हम बात करेंगे मगध के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे वज्जी के बारे में, ठीक है। वज्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मगध, ठीक है। तो हम पहले मगध के बारे में बात करेंगे। मगध की क्या खासियत थी, मगध में किस तरीके से शासन चल रहा था उस समय। तो आप देखोगे कि लगभग 200 सालों के भीतर जब ये राज्य बना था, उससे 200 सालों के भीतर मगध जो था एक महत्वपूर्ण जनपद बना, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण जनपद बना और आप देखोगे कि ये जो राज्य था ना वो गंगा और सोन नदी यहां से निकलती थी। गंगा व सोन नदी का यहां से इसके आसपास से जो था गंगा और सोन नदी का बहाव था, ठीक है। गंगा और सोन नदी के बहाव का फायदा क्या मिला? पहला तो फायदा ये मिला यातायात, ठीक है। पहला फायदा इससे मिला यातायात। दूसरा फायदा क्या मिला?
तो दूसरा फायदा इससे मिला जल वितरण, दूसरा फायदा मिला जल वितरण। तीसरा फायदा क्या मिला? तीसरा फायदा मिला जो जमीन थी ना, वो जो खेती वाली जो जमीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए जल की सिंचाई, जल से सिंचाई, जिससे कि खेती और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आपने देखा कि इस 3 तरीके के लाभ जो था इससे मिले। आप देखते हैं ना कि अगर हमारे कोई, मान लीजिए कोई भी एक शहर हो, XYZ, आज की हम बात करते हैं, कोई भी एक शहर हो सकता है, तो जब हमारे पास अगर संसाधन मतलब भरपूर मात्रा में होंगे ना, तो हमारा जो राज्य होगा या जो शहर होगा ना, वो अपने आप ही तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि संसाधन वहां पे भरपूर मात्रा में है। ठीक है, और हम 7th क्लास में भी आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में कि किस तरीके से फैक्ट्रियां होती है, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सारी चीजें हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, और आप देखोगे पॉलिटी में भी पढ़ेंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें इनकी खास बात होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि यातायात, जल वितरण और जल से सिंचाई की जो प्रबंध था यहाँ पे किया गया। अच्छा, इसके बाद जो ये मगध राज्य जो था ना, मगध राज्य का आप देखोगे कि एक जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। ठीक है, यहां से क्या होता था कि यहां से जो हाथियां पकड़ी जाती थी और उनको प्रशिक्षित करके उन हाथियों को सेना में भर्ती करवाया जाता था। ठीक है, उन हाथियों को पकड़ के उनको सेना में भर्ती किया जाता था, उनको बकायदा ट्रेनिंग वगैरह दे के। ठीक है, जंगल से और हमें क्या मिलता था? जंगल से जो है घर बनाने के लिए जो लकड़ियां मिलती थी, गाड़ियां बनाने के लिए जो लकड़ियां मिलती थी, रथ से जो है जो रथ बनाए जाते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे, तो उसके लिए लकड़ियां मिलती थी। और आप देखोगे कि यहाँ पे लौह अयस्क की खदानें भी थी, लौह अयस्क की खदानें भी थी। तो लौह अयस्क, मान लीजिए लौह अयस्क की खदानें हैं, तो लौह अयस्क की खदानों से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? लौह अयस्क की खदानों से हमें क्या मिलेगा? हथियार बनेंगे। ठीक है, जैसे भाला, त्रिशूल, तलवार, उसके बाद आप देखोगे छोटे मोटे जो चाकू होते हैं, उस तरीके से वो चीजें जो है बनाई जा सकती थी। ठीक है, कमान, तीर धनुष बनाए जा सकते हैं, उससे जो आप इस्तेमाल करते हो, जो तीर इस्तेमाल करते हो उसके आगे जो लोहा लगा होता है वो उससे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो इस तरीके के जो है यहाँ पे मगध इस तरीके से फल फूल रहा था उस समय। मगध के हम 2 शासकों के बारे में बात करेंगे, एक बिंबिसार और दूसरे शासक थे अजात शत्रु या अजात शत्रु, जिनको भी कहते हैं अजात शत्रु या अजात शत्रु आप कह सकते हो। ठीक है, मगध में 2 शक्तिशाली शासक हुए थे, एक बिंबिसार और एक अजात शत्रु हुए। ठीक है, आप देखेंगे कि जो इन्होंने क्या काम किया, अजात शत्रु अजात शत्रु व बिंबिसार, इन्होंने क्या किया? इनकी क्या खास बात थी? इनकी खास बात यह थी कि इन्होंने दूसरे जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। ठीक है जी, जो आप देखोगे ये जो इलाके जो है ना, ये लगभग बिहार के, आप कहोगे कि जो बिहार के आसपास है, आप कहोगे बिहार के बिल्कुल आसपास ही से घिरा हुआ जगह है। ठीक है, जो बिहार में जो राजगिरी है ना, राजगिरी या राजगीर जिसको आप कहते हो, वो मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, राजगिरी या राजगिरी जो थी उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी, और बाद में जो है पाटलिपुत्र यानी पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। अच्छा, 2300 साल पहले मैसेडोनिया का एक राजा था सिकंदर। ठीक है, उसने विश्व विजय की बात ठानी, भाई उसको विश्व विजय करना था, तो विश्व विजय के लिए वो निकल पड़ा। तो जब वो जब सारी जगहों को उसने जीता, उसके बाद वो व्यास नदी के तट पर पहुंचा, यानी मगध के आसपास व्यास नदी के जब तट पर पहुंचा, तो उसके सैनिकों को पता चला जी ये तो बहुत ही आप कहोगे कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य है। ठीक है, यहाँ पे हाथी, घोड़े, पैदल सेना और उनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। उसके जो सैनिक थे ना, उन सैनिकों की हिम्मत नहीं हुई कि वो नदी को पार करे, और नदी को पार करने के बाद जो है वो मगध में घुसे और मगध के जो राज्य पर वो हमला करे। ठीक है, तो इतनी आप कह सकते हो कि इतना मजबूत ये राज्य हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, तो इट वॉज आप कह सकते हो कि
दिस राज्य वाज, आप कह सकते हो दिस स्टेट वाज अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। सो आप देखेंगे कि जो वहाँ के जो लोग थे ना वो किस तरीके से मतलब वो अपने राज्य की रक्षा करते थे। वहाँ का राजा किस तरीके के राजा हुआ करते थे कि वो अपने राज्य को किस तरीके से सिक्योर करते थे। ठीक है, अब हम दूसरा जो बात करने वाले हैं वो वज्जी के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में हम बात करेंगे जी? वज्जी राज्य के बारे में बात करेंगे। वज्जी राज्य के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे मगध के नजदीक ही एक वज्जी राज्य था। इसकी जो राजधानी थी वो बिहार में जो वैशाली है ना, वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे कि अलग किस्म का यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ इसकी राजधानी में लिख देता हूँ, इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। इसकी राजधानी जो थी वैशाली थी, और वैशाली जो है बिहार में है। कहाँ पे है जी? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में है वैशाली, इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये अलग किस्म का शासन व्यवस्था यहाँ पे थी। कैसे थी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो है गण या संघ, ठीक है, गण या संघ कहते हैं, जो शासन व्यवस्था थी उसको गण या संघ कहते हैं। तो गण या संघ में जो थे वो कई जो है शासक हुआ करते थे। ठीक है, इसमें जो व्यवस्था थी ना इनकी, कई शासक हुआ करते थे और प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। ठीक है, सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जो सभी राजा थे वो मिलकर सभी अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाएं करके वो लोग फैसला लेते थे कि किस काम को किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर शत्रुओं पर आक्रमण करना है या शत्रुओं से निपटना है तो वो मिलकर एक व्यवस्था बनाते थे या मिलकर जो है एक सभा बिठाते थे और वो सभा में वो चर्चाएं करते थे। ठीक है, अच्छा, स्त्रियों को, दासों को और कर्मकारों को, ठीक है, इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। जो ये सभाएं होती थी उसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, इसके बाद जो थे वो कई शक्तिशाली जो राजा थे इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज से लगभग 1500 साल पहले तक, आज से लगभग 1500 साल पहले तक जो था, ये जो ये राज्य हुआ करते थे ना, वज्जी और जो मगध, ये राज्य आज से 1500 साल पहले तक ये अस्तित्व में थे। ठीक है, इसके बाद गुप्त शासकों ने इन पर आक्रमण किया और जो गण और संघ पर जो है उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ठीक है, छोटी छोटी जगह हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे वो जनपद बना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था किस तरीके से थी, इन राज्यों में वर्ण व्यवस्था किस तरीके से, फिर जब जनपद बना तो जनपद के बाद फिर महाजनपद का भी नंबर आया। ठीक है, फिर कर लगाए गए। ठीक है, फिर कृषि में कुछ परिवर्तन भी किए गए। ठीक है, उसके बाद हमने मगध के बारे में बात की, वज्जी के बारे में बात की, जो मैसेडोनिया का जो राजा जो सिकंदर था उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से हमने उन चीजों को देखा और आज के समय से तब के समय को अगर आप कंपेयर करते हैं तो काफी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं कि अभी का जो समय है और तब का जो समय था वो किस तरीके का समय था। ठीक है, ये राजा जो थे आप देखोगे कि राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे और इन्होंने कई राज्यों को है अपने आप देखोगे कि कई राज्यों को इन्होंने जीता था। अपने आसपास के कई राज्यों को जीतने में इन्होंने सफलता हासिल की थी। तो आज का जो टॉपिक था वो राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का जो टॉपिक था वो था। दिस टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर करिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये चीजें जो है पहुंचे, ज्यादा ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है, @ गौरव के मिश्रा 95 जो था ये जो है वो यूट्यूब पे इस नाम से आप अगर सर्च करेंगे ना तो इस नाम से आपको ये चैनल जो है आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर आप जाके जरूर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए क्योंकि रोज इसके पीडीएफ डाले जाते हैं। और जो ये पीडीएफ है ना ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन पे डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब बार बार इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे ना तो ये काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अब सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।